आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई। तो आज का हमारा टॉपिक है ईवीएम और वीवीपैट। तो अभी चर्चाओं में आपका ईवीएम और वीवीपैट चल रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ईवीएम को लेकर जो केस था अभी सुप्रीम कोर्ट में गया था कि देश में जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, ना कि ईवीएम से। तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो ईवीएम क्या विश्वसनीय है, क्या इसमें कोई त्रुटि हो सकती है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है कि हमें किसी न किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा और हर किसी पर हम अविश्वास नहीं रख सकते हैं। तो जानेंगे ईवीएम कैसे काम करती है और वीवीपैट किस तरीके से काम करता है। भारत में ईवीएम से चुनाव सबसे पहले कहाँ हुए, ईवीएम का एक क्रमिक विकास। तो ये टॉपिक लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी काफी चर्चाओं का विषय है अभी। और जो जितने भी स्टेट पीसीएस लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी टॉपिक पेपर इंपॉर्टेंट है, और अन्य जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए भी यह टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और आप भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। तो ईवीएम, तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वीवीपैट का नाम है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। और एक आपका नया नाम है इसमें, आप सुन रहे होंगे आरबीएम, तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यह इसका काम क्या है कि एक रिमोट पोलिंग बूथ से ही 72 तक निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान करा सकती है। लगभग 72 निर्वाचन क्षेत्रों में यह मतदान कर सकती है एक आरबीएम, यानी कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो अभी ये भी भारत में शुरू नहीं हुई है, अभी ईवीएम और वीवीपैट ही भारत में चल रहे हैं। तो भारत में ईवीएम की शुरुआत, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत वर्ष 1982 में केरल के पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? ईवीएम की, वर्ष 1982 में। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग वर्ष 2004 के लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। तो 2004 में लोकसभा के आम चुनाव में ईवीएम का प्रयोग, और वर्ष 1982 में केरल की पारूर विधानसभा में इसका प्रयोग किया गया। अभी आपकी 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे हैं। तो 2024 में कुल 55 लाख ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। कितनी? 55 लाख ईवीएम मशीनों का प्रयोग इस समय देश में हो रहा है चुनावों के लिए। और एक ईवीएम का प्रयोग 64 नामों के लिए किया जा सकता है। कितने? 64 नामों के लिए। और एक ईवीएम में 16 उम्मीदवार होते हैं। कितने? 16 उम्मीदवार होते हैं। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा है 61A, इसके द्वारा चुनाव आयोग को वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल का अधिकार धारा देती है कि 61A के द्वारा चुनाव आयोग जो वोटिंग मशीन है आपकी, इसका प्रयोग कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत में ईवीएम का क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम भारत में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ इसको। तो चुनाव आयोग ने 2 प्रमुख औद्योगिक उद्यमों यानी मैसर्स की सेवाओं का उपयोग किया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद मैसर्स, और ईवीएम के उपयुक्त संस्करणों के डिजाइन और विकास के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल बेंगलोर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल बेंगलोर, तो ये इनके जो निर्माण में ये कंपनियां लगी हुई हैं ईवीएम के। और इन मशीनों का उपयोग पहली बार 1982 में आयोजित केरल विधानसभा के आम चुनावों के दौरान किया गया था। शुरुआत में केरल राज्य में पारूर विधानसभा क्षेत्र, तो पारूर विधानसभा क्षेत्र कहाँ थी आपकी? है केरल में थी। तो पारूर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। इसके बाद इन मशीनों का उपयोग 1982-83 में देश के विभिन्न हिस्सों में 8 राज्यों में फैले 10 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था, जिसमें उत्तर पूर्व के कुछ कठिन क्षेत्र भी शामिल थे। 1983 के बाद इन मशीनों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया कि चुनाव में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को वैधानिक रूप दिए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश जारी हुआ था कि जब तक इनको कानूनी रूप नहीं दिया जाएगा तब तक आप उपयोग नहीं कर सकते। तो पहले इनको आप कानूनी रूप दीजिए, तब इनका आप उपयोग कीजिए। ये उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश जारी किया था। दिसंबर 1988 में संसद ने इस कानून में संशोधन किया तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नई धारा 61A, कौन सी? 61A जोड़ी गई, जो आयोग को वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का अधिकार देती है। और यह संशोधित प्रावधान 15 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। कब से?
15 मार्च 1989 से यह प्रावधान प्रभावी हुआ और केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 1990 में अनेक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों वाली चुनाव सुधार समिति बनाई गई। भारत सरकार ने ईवीएम के इस्तेमाल संबंधी विषय विचार के लिए चुनाव सुधार समिति को इसको भेजा था। 24 मार्च 1992 को 24 मार्च 1992 में विधि तथा न्याय मंत्रालय ने भारत के निर्वाचक कानून में आवश्यक संशोधन की अधिसूचना जारी करी। निर्वाचन आयोग चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को वास्तविक इस्तेमाल के लिए स्वीकार करने से पहले उनके मूल्यांकन के लिए समय समय पर तकनीकी विशेषज्ञ समितियों का गठन करते रहता है। यानी क्या उसमें हम नया कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो उसके लिए जो टेक्निकल जो टीम होती है उसका गठन जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो करते रहता है। नवंबर 1998 के दौरान चुनाव आयोग ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए लगभग 3000 मतदान केंद्रों वाले कुल 16 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की शुरुआत की और यह प्रयोग पूर्णतः सफल रहा। मशीनों के सरल और आसान संचालन और तेज गिनती को मतदाताओं, पार्टियों, उम्मीदवारों और चुनाव अधिकारियों ने नवंबर 1998 के बाद से आम चुनाव, उपचुनाव में प्रत्येक संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ईवीएम से समय की बचत और तेज गिनती इसके द्वारा की जाती है। भारत में 2004 के आम चुनाव में देश के सभी मतदान केंद्रों पर लगभग 10.75 लाख ईवीएम के इस्तेमाल के साथ ई लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया था। कब? 2004 में जब देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए तो लगभग 10.75 लाख ईवीएम का प्रयोग किया गया था। उसी समय भारत में क्या हो गया? भारत ई लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। तब से सभी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के चुनाव आयोग की ओर से सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज द्वारा ईवीएम के उपयोग का एक औपचारिक अध्ययन किया गया और ये पता चला कि जो 95% से अधिक मतदाता हैं उन्होंने ईवीएम के उपयोग का स्वागत किया। इस सकारात्मक प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने फरवरी 1999 में हुए उपचुनावों के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया और जून 1999 में पूरे गोवा राज्य ने एक नई राज्य विधानसभा का चुनाव करने के लिए ईवीएम के साथ मतदान किया। तो पूरे राज्य में तो कौन था? गोवा था, जहां पर पहली बार पूरे राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया। कब? जून 1999 में। और पहली बार केरल की पारूर विधानसभा क्षेत्र में 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतपत्र द्वारा मतदान की सभी विशेषताओं को बरकरार रखती है, साथ ही मतदान को और अधिक समीचीन बनाती है। तेज और बिल्कुल विश्वसनीय होने के कारण ईवीएम काफी समय, धन और जनशक्ति बचाता है और निसंदेह मतपत्रों के उपयोग के बिना पूर्ण मतदान गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलती है। ईवीएम 100% छेड़छाड़ रोधी है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। तो एक ईवीएम यूनिट में क्या शामिल होता है देखते हैं। तो ईवीएम में 2 इकाइयां होती हैं जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। एक मतपत्र इकाई जिसका उपयोग मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए करता है, यानी आप लोग देखा होगा तो एक साइड में डिब्बा लगा है जहां पर आप लोग अपना वोट डालते हैं और दूसरी तरफ एक नियंत्रण इकाई जिसका उपयोग मतदान अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो एक तरफ अधिकारी के पास एक मशीन होती है और एक साइड में लगा हुआ होता है। तो 2 इकाइयां इस ईवीएम में होती हैं। अब मतपत्र, जिसे हम मतपत्र इकाई या इलेक्ट्रॉनिक मतपेटी कहते हैं, किसको? ईवीएम को। तो एक साधारण मतदान उपकरण यह उम्मीदवारों की सूची प्रदर्शित करता है। पार्टी के नाम और प्रतीकों को शामिल करने की सुविधा इसमें अंतर्निहित है। मतदाता को बस प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के आगे स्थित वांछित स्विच को दबाना होता है, यानी बटन दबाना होता है। इसके बाद एक छोटी सी बीप ध्वनि आती है जो दर्शाती है कि वोट डाल दिया गया है। एक बार फिर मतदान अधिकारी को अगले मतदाता को अपना वोट डालने के लिए मशीन को खाली करने के लिए बैलेट स्विच दबाना होता है। यानी जब भी कोई नया मतदाता वोट डालेगा उससे पहले एक स्विच दबाता है, यानी कि उसको मशीन को खाली करने के लिए। संचालन की सरलता के अलावा मुख्य लाभ गति है। इसके लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम होते हैं और इस प्रकार 4 मतपत्र इकाइयों को जोड़कर ईवीएम एक ही चुनाव में कुल 64 उम्मीदवारों को समायोजित कर सकती है। नियंत्रण इकाई की बात करें तो मतदान के पूर्ण नियंत्रण में मतदान का संचालन, डाले गए कुल वोटों का प्रदर्शन, मतदान के अंत में सीलिंग और अंत में परिणामों की घोषणा
ये सिर्फ एक ईवीएम की उपलब्धियां हैं, यानी कि मशीन इतना कुछ हमको देती है। और यही क्या है, नियंत्रण इकाई होती है कि जो हमको कुल वोटों का प्रदर्शन दिखाती है, मतदान के अंत में सीलिंग, अंत परिणामों की घोषणा। यानी कि एक ईवीएम मशीन इतने सारे काम कर सकती है एक बार में। मतदान के पूर्ण नियंत्रण में यह इलेक्ट्रॉनिक इकाई कुछ बटन दबाने पर सभी आवश्यक जानकारी दे देती है। उदाहरण के लिए यदि आपको वोटों की कुल संख्या जानना है तो आपको बस टोटल स्विच दबाना होगा और आपके सामने कुल वोटों की संख्या आ जाती है। स्वतंत्र और विश्वसनीय है ईवीएम, कैसे देखते हैं। तो ईवीएम एक कॉम्पैक्ट है और पुनः प्रयोज्य कैरी पैक में आती है। इसके अलावा ईवीएम एक बैटरी पावर स्रोत पर काम करती है, यानी किसी भी आपका जो इंटरनेट है या किसी भी इस तरह के माध्यम से जुड़ी हुई नहीं होती है। इसमें क्या एक बैटरी पावर है और जो इसे स्वतंत्र और पूर्णतः विश्वसनीय बनाता है। इसमें एक सुपर सेंसिटिव सर्किटरी होती है जो जिसमें आप कोई भी अमान्य वोट नहीं डाल सकते हैं। किसके कारण, सुपर सेंसिटिव सर्किटरी के माध्यम से। तो नियंत्रण इकाई के अंदर एक अत्यंत संवेदनशील सर्किटरी है जो सामान्य चुनाव त्रुटियों या वोट दोहराव, यानी वोट दोहराव मतलब है कि आपने एक साथ कई बटन दबा दिए हैं, तो दोहराव जैसी कदाचार का ध्यान रखती है। उदाहरण के लिए यदि कोई एक साथ 2 या 2 से अधिक बटन दबाता है तो कोई वोट नहीं डाला जाएगा, भले ही स्विच को दबाने में एक माइक्रो सेकंड का अंतर हो। ईवीएम इतना संवेदनशील है कि वह उस स्विच का पता लगा सकता है और पहचान सकता है कि जिसे पहले दबाया गया था। जो आपने पहले दबा दिया वही वोट जाएगा, उसके बाद आप चाहे कितने बटन दबाते रहो वो उसको लेगा ही नहीं अंदर। बात करते हैं वीवीपैट की, यानी मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित एक स्वतंत्र सत्यापित प्रिंटर मशीन है ये, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उचित तरीके से दर्ज किया गया है। यानी कि वोट डालने के बाद आपको दिखता है कि आपने जिसको वोट डाला है वो सही है कि नहीं है। तो इसे 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पेश किया गया। तो पहली बार जो आपका वीवीपैट है कहां पर इसको पेश किया गया था, नागालैंड की नोकसेन विधानसभा क्षेत्र था, वहां पर इसको पेश किया गया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। कब, 2019 में। पहली बार 13 में वीवीपैट का इस्तेमाल और 2019 में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर इस वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। अब इसी कार्य क्षमता की बात करते हैं। तो वीवीपैट मशीन ईवीएम पर बटन को क्लिक करने के बाद लगभग 7 सेकंड हेतु मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी के नाम एवं प्रतीक के साथ पर्ची मुद्रित करती है। इसके बाद जो मुद्रित पर्ची जो प्रिंट है अपने आप कटकर वीवीपैट की सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाता है और जिसको केवल जो मतदान अधिकारी है वही देख सकता है, वही निकाल सकता है। तो संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, तो इस बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया था। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग 2013। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन में वीवीपैट मशीनों के नियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया कि इनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। वर्तमान में निर्वाचन की प्रक्रिया में ईसीआई ईवीएम और वीवीपैट के M3 मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। तो कौन सा है, ईसीआई ईवीएम और आपका कौन सा है, और वीवीपैट के M3 मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है। तो ईवीएम ईसीआई मॉडल और जो वीवीपैट है आपका M3 मॉडल का उपयोग यहाँ पर इसमें जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वह कर रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ईवीएम किस तरीके से काम करती है और वीवीपैट किस तरीके से काम करता है। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ईवीएम और वीवीपैट, तो चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो उनके लिए। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए, इसी तरह की जानकारी के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़िएगा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को आप लोग, इंस्टाग्राम पेज है हमारा, इसको लाइक कीजिएगा। और इस तरह की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ साथ इसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग हमारी वेबसाइट है जीके सरकारी की, तो वहां पर आप लोग रेगुलर विजिट करते रहिएगा। साथ ही साथ आप हमको ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है जीके सरकारी का, वहां पर फॉलो कीजिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।